हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है वो हमारा दो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। एक टॉपिक जो है वो हमारे पास वो है, हाँ, एक टॉपिक जो है वो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास तो शांति एक्ट। और दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, तो VV जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत, ठीक है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसको स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और आज से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे बेसिकली करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, या फिर आगे आने वाले समय में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सबको हम एक हॉलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और थर्ड एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ये थर्ड आई एंगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि इसमें हम लोग जैसे आंसर में इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, है ना, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग डायमेंशंस में वो मिलेंगे। बिहार का एंगल इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आपको चैलेंजेस मिलेगा और एक अच्छा सा कंक्लूजन मिलेगा, है ना। इसके अलावा भी हम लोग पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए बीच में और भी कुछ कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी बात किया है, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो क्वेश्चंस लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग लगभग 75 से लेकर 100 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर जाएंगे, जो 71st और 72nd के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि बैचलर लोगों के लिए जो है वो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो आप लोग भी बैचलर होंगे, ठीक है, और नहीं भी होंगे, और जो लोग बैचलर नहीं है उनके लिए भी फेस्टिव सीजन चल रहा है, महाशिवरात्रि का समय चल रहा है। तो ये जो है वो एक एजुकेट भारत की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट जो है वो रखा गया है ना। ठीक है, यदि जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट जो है वो जुड़ सकते हैं इस कोर्स से, जो कि आप लोग को हेल्पफुल होगा। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है शांति एक्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्क्रीन क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है, प्लीज कंफर्म। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए, जो शांति एक्ट 2025 है ये काफी चर्चा में रहा था। अभी ये चर्चा में क्यों रहा था, इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है कि भारत जो है वो आपको पता है 2047 तक, है ना, 2047 तक वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 100% फोकस करना चाहता है कि जितना भी एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन के सेक्टर में, उसमें हम लोग किस कौन से एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करें, तो रीन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। दूसरा, 2070 तक, है ना, हम चाहते हैं कि हम अपना जो जितना इकोनॉमिक प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे नेशन में, उसको हम लोग 100% कार्बन फ्री कर दें, है ना। 100% हम लोग क्या कर दें, तो कार्बन फ्री कर दें। तो इस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी है वो आपको पता है कि वो कौन सा एनर्जी है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में लागत एक बार है और उससे एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कई गुना ज्यादा है दूसरे किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी को यदि हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में, है ना। भारत का अभी जो प्रेजेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 8 गीगावाट के आसपास है, ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना। भारत एम कर रहा है कि 2032 तक इस 8 गीगावाट से बढ़कर हम लोग लगभग 20 से 22 गीगावाट तक हम लोग कैसे भी पहुंच जाएं, और 2047 तक 100 गीगावाट जो है वो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करें। तो यदि 8 गीगावाट से 20 गीगावाट और फिर उसका 5 गुना 100 गीगावाट तक पहुंचना है अगले हमें लगभग 22 सालों में, तो हमें एक हॉलिस्टिक पॉलिसी चाहिए जिस पॉलिसी में सर, हम एक लोग न्यूक्लियर। क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। क्या है जो आप ऐसे जो लिखते हैं, क्या इन सबको नोट डाउन करना होगा या ये सब हमें लिखा हुआ मिल जाएगा? ये दोनों मिल जाएगा आपको, ऐसे मतलब फेयर भी मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे ये स्क्रीन है ना, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी मिल जाएगा आपको, और जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ऐसे करके वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। 2047 तक जो 100 गीगावाट है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अगले आने वाले 21 से 22 साल में यदि हम लोग 8 गीगावाट से 100 गीगावाट तक यदि हमें पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। पॉलिसी चेंजेस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसी है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। उसमें बहुत सारे क्या है, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ
जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेट करता है, प्राइवेट एंट्री जो है वो अभी तक नहीं के बराबर जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। तो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप या सुपर एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में शांति एक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है। एक तो इसका रेलेवेंस ये है। दूसरा रेलेवेंस इसका जियो पॉलिटिक्स में भी है। जियो पॉलिटिक्स में कैसे इसका रेलेवेंस है, इसको हम लोग थोड़ा सा आईआर से भी जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड आई एंगल। जनरली यदि कहीं पे भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, किसी भी मैगजीन में, किसी भी वीडियो में, है ना, तो उसमें सिर्फ आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ें, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे ऑग्यूमेंट किया जाएगा उसके बारे में पढ़ें, शांति एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पढ़ें, लेकिन उसको आईआर से जोड़कर कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा आपको। लेकिन हम लोग इसको आईआर से भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? तो जो शांति एक्ट है, जब अभी हम लोग इसके प्रोविजंस के बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें एक रिएक्टर है जिसका नाम है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर में बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। और ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पूरे वर्ल्ड में दो ऐसे कंट्रीज हैं जो डोमिनेट करती हैं, और उन दोनों के साथ ही हमें अपना रिलेशन जो है वो अच्छा करना है। एक कंट्री उसमें से वो है जिसके साथ अभी हमने 50% टैरिफ से रिड्यूस कर कर 18% टैरिफ की जो है वो घोषणा की है। और वो कौन सा नेशन है? तो यूएस है। तो यूएस हमेशा से इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है उसमें इंट्री जो है वो चाहता था। लेकिन हमारे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की वजह से हम, क्योंकि ऐसे पॉलिसीज है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड यदि कभी भी दुर्घटना होता है तो उसका लाइबिलिटीज जो है वो बहुत, कैजुअलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसा हम लोगों ने फुकुशिमा जो है वो संयंत्र में जो रिसाव हुआ था उस केस में हमने देखा है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमने देखा कि कैसे जो है वो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, तो कितना ज्यादा कैटास्ट्रॉफ जो है वो देखने को मिला। तो भारत सरकार हमेशा से अभी तक क्या थी? काफी रिस्ट्रिक्टिव थी, काफी थॉटफुल थी, और किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एंट्री जो है वो देना नहीं चाहती थी। तो भारत सरकार या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है शांति एक्ट के तहत टू वे, दो तरीके से इसको साधना चाहती है। एक, कि एनर्जी सेक्टर में 2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को बढ़ाकर 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसको यूटिलाइज करना चाहती है ताकि दूसरे कंट्रीज के साथ हम लोग सिविल न्यूक्लियर डील कर सकें, उनके प्राइवेट सेक्टर्स को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बुला सकें, ताकि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम हो, दूसरे कंट्रीज हमारे यहाँ आकर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करें, उससे हमारे देश का भी फायदा हो, और एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं बजट में, आपने देखा ही था, वो भी जो है वो हमें फायदा देखने को मिले। कुछ लोगों ने या कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक दावा किया है कि ये शांति एक्ट जो है वो एक तरह से प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेसिफाई करने के लिए जो है वो लाया गया है। इसमें उतनी सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ, एक रीजन इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर यदि हम देखें तो ये बिल्कुल ही सही ठहरता है। क्योंकि जब तक हम प्राइवेट प्लेयर्स, जो कि जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, इन सबको यदि हम लोग, चाइना हो गया, इन सबको यदि हम लोग एंट्री नहीं देंगे हमारे सेक्टर्स में, एनर्जी डेवलपमेंट सेक्टर में, तो हमारे पास उतना रिसोर्सेस और उतना जो है वो एक्सपर्टीज नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को जो है वो अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। तो उस डायरेक्शन से भी हमें, हमारे लिए ये शांति एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप आईआर के दृष्टिकोण से भी इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक प्रोविजंस के बारे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि शांति एक्ट रिसेंटली पास्ड, है ना। तो अभी जो विंटर सेशन हुआ था उसमें इस एक्ट को जो है वो पास किया गया है ना। और विंटर सेशन में जो ये एक्ट पास हुआ है, तो उसके बाद हमें कई सारे जो है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो देखने को मिले हैं शांति एक्ट में। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो इसका फुल फॉर्म जो है वो, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो याद रखेंगे। व्हाई दिस कलर इज नॉट चेंजिंग, यस, ठीक है। तो आपको जो है वो इसका फुल फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म याद रखना है। शांति का सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट, ठीक है। आप देखिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड क्या करना है हमें? एडवांसमेंट करना है। किसमें? तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आपको एक और चीज पता है कि 2047 तक का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं अमृत काल। अभी अमृत काल के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, मतलब 75 साल आजादी के पूरे हो गए हैं, और 100 साल जो है वो हम लोग पहुंच जाएंगे कब? तो 2047 में। तो इस अमृत काल को ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पीरियड भी जो है वो बताया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया। ठीक है, तो शांति एक्ट जो है वो सबसे पहले किस दो प्रोविजंस को रिप्लेस करेगा, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। पहला जो प्रोविजन है वो है क्या चीज, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को ये रिप्लेस करेगा। दूसरा, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज CLND एक्ट जो 2010 में लाया गया था, इसको ये क्या करेगा, तो एक तरह से खत्म करेगा। दोनों में बेसिक प्रोविजंस क्या सब हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर, कि सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है वो क्या करता था, रेगुलेट करता था न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट को, कंट्रोल करता था, और उसके पीसफुल यूज को क्या करता था, तो बढ़ावा देता था, एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूटिलाइजेशन को। सिमिलरली जो सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था आपका 2010 का, उसमें क्या कहा गया था कि जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए लाइबिलिटी फिक्स करना वो किसमें दिया गया है, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किसको कितना भरपाई करना होगा, वो किसमें दिया गया था, तो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में ये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रॉम्प्ट कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ न्यूक्लियर इंसिडेंट्स थ्रू नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम। ठीक है, थ्रू नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम के तहत। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम क्या होता है, ये की वर्ड है आपके लिए यहां पर। ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम क्या होता है, कि यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो हमें उस इंसिडेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, है ना। क्या चीज प्राप्त करने के लिए, तो कंपेंसेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मतलब यदि वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया तो उसके कुछ फुटेज, ठीक है, या फिर उसके कुछ रिपोर्ट्स विल सफाइस। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर से जो है एक टीम का गठन किया जाएगा, जांच कमेटी बैठेगी और जांच कमेटी डिसाइड करेगी कि सच में ये जो है वो न्यूक्लियर लाइबिलिटीज एक्ट के तहत आता है कि नहीं आता है। प्रीवियसली इट वाज नो फॉल्ट। नो फॉल्ट मतलब देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट कि ऐसा एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। यदि हो गया तो कंपेंसेशन देना मैंडेटरी था। ठीक है, तो ये था आपका सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो ये दो एक्ट को ये क्या कर रही है, शांति एक्ट एक तरह से जो है वो क्या कर रही है, तो रिप्लेस कर रही है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्केल करना, किस चीज को स्केल करना है हमें, तो क्लीन और रिलायबल न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करना है, तो स्केल करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग जो आपका एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, वो कौन सा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, सोचिए प्रॉमिसिंग यदि हम लोग बोलते हैं, इसका कुछ मैं आपको यदि फिगर्स बताऊं, तो सोचिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था, ठीक है, उसमें जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था वो 14 TNT का था। TNT का नाम सुना आपने, ट्राई नाइट्रोटोलिन। 14 TNT के इक्विवेलेंट जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो एक तरह से गिराया गया था। अभी सोचिए उससे कितना मास डिस्ट्रक्शन जो है वो पैदा हुआ, कितना एनर्जी जो है उससे निकली थी। अभी प्रेजेंट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, उसमें लगभग 200 TNT का कैपेसिटी होता है। 200 ट्राई नाइट्रोटोलिन के इक्विवेलेंट जो है वो कैपेसिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना ज्यादा एटॉमिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, कि जिससे हमारा एनर्जी सेक्टर को क्या मिल सकता है, बताइए ना, बूस्ट मिल सकता है। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव इसका पहला तो हमारे पास क्लियर है कि स्केल ऑफ क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी टू मीट नेट जीरो टारगेट। कब तक है नेट जीरो टारगेट, 2070 तक, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आपने सुना है ना, NDC, है ना। ये कहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके एक सम्मेलन होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो अभी रिसेंटली COP30 हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो UNFCCC करती है, तो उसमें हर एक देश जो है वो अपना कुछ टारगेट सेट करते हैं। तो वैसे ही हमने, भारत ने टारगेट सेट किया हुआ है नेट जीरो का 2070 तक। तो पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेट PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक था, देयर वर नो प्राइवेट। ठीक है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसको रेगुलेट PPP, तो मोबिलाइज कैपिटल फॉर रैपिड न्यूक्लियर एक्सपेंशन। ठीक है, कैपिटल का यूज करना, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत जो है अपनी पूंजी यदि लगाएगा तो उस पूंजी का वो किसी और क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हम लोग पूंजी को निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि रैपिड न्यूक्लियर एक्सपेंशन जो है वो किया जा सके।
थर्ड क्या है जो अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, सपोर्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये आ गया आपका आईआर वाला एंगल यहाँ पर, कि हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम रिएक्टर को, क्योंकि हमारे पास उतना रिसर्च बेस्ड एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंट्रीज जो इसमें वेल वर्स्ड हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यूज करने में, थोरियम रिएक्टर्स को यूज करने में, ठीक है, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, तो हैंड होल्डिंग हेल्प लेंगे कि वो हमारे पास आए, हमारे यहाँ क्या करें, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करें, लगाएं उसको, और उससे जो है वो क्या कर सके, तो बिजली प्रोड्यूस करें। तो सपोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, थोरियम रिएक्टर, एआई एंड डेटा ड्रिवन सेक्टर्स में, कि कैसे एआई और डेटा रिलेटेड जो सेफ्टी नेट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करें। In the last one but not least, that is strengthen safety, regulation and liability framework। अब देखिए इसमें इशू क्या था पहले, कि हमारे पास दो नियम कानून थे, एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, एक था सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस दोनों कानून को यदि आप डेप्थ में यदि देखेंगे, तो जब भी न्यूक्लियर डैमेज होता था, तो कुछ प्रोविजंस जो है वो दोनों के क्या करते थे, तो कोइंसाइड करते थे, या फिर दोनों के जो प्रोविजंस थे वो क्लैरिटी के साथ नहीं थे। तो इसको भी शांति एक्ट क्या करना चाहता है, तो जो वेगनेस था दोनों में उसको रिप्लेस करने के लिए, है ना, ताकि सेफ्टी रेगुलेशन और लाइबिलिटी फ्रेमवर्क को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके ऊपर जो है वो फोकस करती है ये एक्ट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोमोटिंग न्यूक्लियर रिसर्च एंड पावर एप्लीकेशन के ऊपर भी इसमें फोकस किया गया है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस ऑब्जेक्टिव्स को आप और छोटा करके यदि चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसा आप को लगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो अच्छा इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसको हूबहू भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहला प्रोविजंस है ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन का, ठीक है। देखिए अभी तक जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे थे उसमें जेवीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जेवी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर क्या होता है, कि जब कोई पब्लिक और प्राइवेट इंटिटी दोनों मिलकर पीपीपी मॉडल पर यदि कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेवी। लेकिन जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो लाइसेंस चाहिए, ठीक है, और सेफ्टी ऑथराइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा हमें। तो पहला प्रोविजन है इसमें ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन। लाइसेंसेस कैसे मिलेगा, टू गवर्नमेंट इंटिटीज को जो है वो ये लाइसेंस दिया जाएगा, प्राइवेट फर्म्स को ये लाइसेंस दिया जाएगा, और जॉइंट वेंचर्स को, जो जेवी का बात हम लोग कर रहे थे, फॉर स्पेसिफाइड न्यूक्लियर एक्टिविटीज। अब ये लाइसेंस के अलग अलग कैटेगरीज होंगे। कुछ लाइसेंस दिए जाएंगे सिर्फ फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए, कुछ लाइसेंस दिए जाएंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ लाइसेंस दिया जाएंगे इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो लाइसेंसिंग किया जाएगा इस एक्ट के तहत, ठीक है। दूसरा, पहले कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स था, कि ये लाइसेंसिंग तो पहले भी मिलती थी लेकिन इसमें टाइम लिमिट जो है वो कुछ जो है वो फिक्स नहीं किया गया था। नाउ इट इज टाइम बाउंड, कैपेसिटी बेस्ड। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यदि है तो उसका कैपेसिटी वेरी करता है, फ्रॉम 35 मेगावाट्स टू 300 गीगावाट तक जो है वो वेरी करता है एक तरह से। तो कैपेसिटी बेस्ड लाइसेंस जो है वो इसमें इशू किए जाएंगे, एंड दैट लाइसेंस शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब यदि किसी एक फर्म को हम लाइसेंस दे दिए तो ऐसा नहीं है कि दूसरा फर्म उसी लाइसेंस का यूटिलाइजेशन करके अपनी चीजों को प्रोपेगेट करेंगे, मतलब इस्तेमाल करेंगे, चाहे फ्यूल प्रोवाइड करने में या एसएमआरस को मैन्युफैक्चर करने में या ऑपरेशन में। अब ये लाइसेंसेस को देने में क्या किया जा सकता है, तो इफ अ पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर डज नॉट मीट्स द क्राइटेरिया देन दैट लाइसेंस कैन बी रिफ्यूज्ड। इफ क्राइटेरिया मीट करने के बाद लाइसेंस इशू हो गया, और यदि वो जो शांति एक्ट है उसके प्रोविजंस के तहत काम नहीं कर रहा है, तो दैट लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड, और इट कैन बी किया जा सकता है, तो कैंसिल्ड, ठीक है। तो ये पहला जो प्रोविजन है इसमें, दैट इज ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन फॉर ऑपरेटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है। अब ये जो तीन आप देखें कि प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है, ये तीन प्यूनिटिव एक्शन क्या सब हैं, तो पहला लाइसेंस रिफ्यूज किया जा सकता है, दूसरा सस्पेंड किया जा सकता है, तीसरा कैंसिल किया जा सकता है। तो इसको कौन कौन से ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, एक तो पब्लिक सेफ्टी का यदि कोई कंसर्न है, वो यदि रेड फ्लैग किया गया है, उस ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड यदि कोई कंसर्न है। अच्छा, एक और बात आप लोग ये जान लीजिए, या आप लोग को पता होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए आपके, ठीक है, जो डैम हो गया आपका, ठीक है, ये सब एक तरह से क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्पेसिफाइड क्लासिफाइड जगह होते हैं, है ना, और इनको जनरली जो है
इसका डेटा जो है वो किसी भी दूसरे कंट्रीज के साथ जो है वो साझा नहीं किया जाता है, या पब्लिक पोर्टल पर अवेलेबल नहीं होता है ये सब। अभी हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ, अभी हम लोगों ने कि कितने हमारे पास न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसका डेटा हम लोगों ने, दोनों कंट्रीज ने, पाकिस्तान और इंडिया ने जो है, वो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे से साझा किया था। बेसिकली ये एक पैक्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन इन जनरल कोई भी कंट्री अपने डैम का किसी भी प्रकार का डेटा साझा नहीं करती है। इसी प्रकार आप, मतलब आप देखे होंगे कभी, आप यदि डैम के आसपास किसी भी डैम में आप गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पर लिखा रहता है फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, मतलब आप फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं उसके आसपास के एरिया में। मतलब ठीक है, दूर से ले लिए, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये सब नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्लासिफाइड प्लेसेस हैं, है ना। और इसमें ये हो सकता है कि यदि कोई डैम पे अटैक हो गया, ड्रोन अटैक हो गया, यदि कोई डैम का डेटा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ऑपरेट हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर का डेटा कंट्रोल कर लिया, तो क्या हो सकता है कि दूर कहीं और से रिमोट सेंसिंग के थ्रू बैठे हुए ही उसमें मैल फंक्शन कर दिया, पता चला बाढ़ आ गया, है ना। तो इसीलिए यदि किसी भी ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी को वो जो वेंचर्स है ना, जो आपका वीएस है, जॉइंट वेंचर्स है बेसिकली, जेवीस, ठीक है, यदि वो किसी भी ग्राउंड पर यदि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी के किसी भी ग्राउंड को, तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। हॉस्टाइल ओनरशिप, यदि कोई ओनरशिप ऐसा हमें फिशी लग रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे, है ना, जो दुश्मन देश है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, तो उस ग्राउंड्स पे भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला प्रोविजन तो हो गया आपका लाइसेंसिंग का। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन फैसिलिटीज। क्या बोलता है कि दिस एक्ट मैंडेट सेफ्टी ऑथराइजेशन फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हम लोग अभी देख ही रहे थे ऊपर कि ये लाइसेंसिंग जो है वो किस किस फील्ड में मिलेगा आपका, फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो जब हम लोग ऑपरेट का बात करते हैं तो उसमें ये सब कुछ आ जाता है। क्या क्या आता है? तो हम लोग जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग फ्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन यदि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वेस्ट के रूप में निकलता है तो उसको कैसे हम लोग डिस्पोज करेंगे, इसके बारे में भी जो है उसमें क्लियर कट प्रोविजंस जो है वो दिए गए हैं। तीसरा प्रोविजन क्या है हमारे पास? माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। तो रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, जो ये मिनरल्स हैं यूरेनियम और थोरियम, इसका माइनिंग अभी भी, है ना, पहले की तरह ही, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट की तरह ही भारत सरकार ने अपने पास रख रखा है। मतलब इसको अभी भी हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में नहीं दिया है, ठीक है। और इसके कंट्रोल्ड इंटिटीज को ही जो है वो सिर्फ इसका जो है ना वो कंट्रोल स्टैब्लिश करने का जो है वो दिया गया है, सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन। और ये भी जो होगा, कंट्रोल्ड इंटिटीज जो भी होंगे उनको भी इसके लिए लाइसेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। चौथा इसमें क्या पॉइंट है? दैट इज रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हमें किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो पीसफुल न्यूक्लियर एंड रेडिएशन रिसर्च जो है वो कोई भी प्राइवेट इंटिटी जो है वो हमारे कंट्री में आकर कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजंस जो है वो इसमें दिए गए हैं। अब इसमें कुछ एग्जेम्प्टेड एक्टिविटीज हैं, जैसे रिसर्च एक्टिविटीज रिजर्व्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोल्ड इंटिटीज। मतलब कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो अभी भी बेसिक कंट्रोल जो है वो शांति एक्ट के तहत न्यूक्लियर लाइबिलिटी से रिलेटेड जो है वो अभी भी बेसिक कंट्रोल किसके पास रहेगा, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब इसमें कुछ कुछ ड्यूटीज भी जो है वो फिक्स किए गए हैं। क्या क्या ड्यूटीज हैं? तो सबसे पहले है लाइसेंसी एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जो लोग ऑपरेट करेंगे या जिनको लाइसेंस मिलेगा उनके क्या क्या ड्यूटी होंगे? सबसे पहला होगा टू बियर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सेफ गार्ड्स, ठीक है। तो अभी तक क्योंकि ये सब कुछ जो है वो सरकार कर रही थी, मतलब पब्लिक सेक्टर कर रही थी, इंटरप्राइजेस, अब क्योंकि ये प्राइवेट जॉइंट वेंचर्स के पास भी जाएगा, तो इसमें क्लियर कट बोल दिया गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सेफ्टी इंश्योर करेंगे और सेफ गार्ड्स को जो है वो मॉनिटर करेंगे और हाई लेवल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो वहां पर मेंटेन करेंगे। मस्ट कंप्लाई विथ रेगुलेटरी कंडीशंस, इंस्पेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जो भी रेगुलेटरी कंडीशंस प्रेस्क्राइब हैं, जो भी इंस्पेक्शन के लिए जो है वो एसओपी बनाए जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि यदि सपोज कीजिए कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, अब पता चले कि जो जॉइंट वेंचर में जो प्राइवेट कंपनी है उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है कि वो क्या दे सके, तो कंपेंसेशन दे सके, तो ऐसा नहीं होगा।
आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ इस न्यूक्लियर फील्ड में आकर, ठीक है। तो ये आपके ड्यूटीज, मतलब कोई भी कंपनी जो ये करेगी उसका ये ड्यूटी होगा। नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम, अभी जैसे हम लोग बता रहे थे, नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम जो है ना, उसमें क्या होता है कि आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है ना। यदि एक बार, यदि ये जो फर्म है ना, उसमें यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी रेजिम के तहत आपको कंपेंसेशन देना ही देना है। तो विथ ग्रेडेड कैप ऑन ऑपरेटर्स, ये देखिए, ये समझना है आपको, ये क्या है, ग्रेडेड कैप्स ऑन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि 1500 करोड़ रुपया जो है वो लगभग फिक्स था कि यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट यदि होता है, तो इतना रुपया जो है वो मैक्सिमम लाइबिलिटी के तहत जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मैक्सिमम लाइबिलिटी जो फिक्स किया गया है वो है 300 मिलियन, ठीक है, मतलब लगभग 3600 करोड़ रुपया के आसपास जो है वो मैक्सिमम लाइबिलिटी है। और मिनिमम लाइबिलिटी जो पहले था 1500 करोड़ रुपया, ठीक है, वो अभी भी क्या रखा गया है, तो कंटिन्यू रखा गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी रेजिम विथ ग्रेडेड कैप्स। पहले सिर्फ एक ही कैप था, मतलब कि कैसा भी न्यूक्लियर जो है वो एक्सीडेंट हो, है ना, ट्रेजिक इंसिडेंट हो, उसमें मैक्सिमम 1500 करोड़ रुपीज का लाइबिलिटी जो है वो फिक्स कर दिया गया था। लेकिन अब ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे ऐसे करके जो है वो लाइबिलिटीज अलग अलग तरीके से फिक्स की जाएंगी, और डिपेंडिंग अपॉन दी, है ना, सीवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट, उसके हिसाब से जो है वो कंपेंसेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम 300 मिलियन तक जो है वो कैप मतलब इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एक नया जो है वो संस्थान बनाया जाएगा। ये पहले से भी एक संस्थान था, लेकिन इसका रेलेवेंस बहुत कम था। अब इसको एक स्टेचुरी स्टेटस दे गया है। स्टेचुरी स्टेटस मतलब आप समझते हैं, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके प्रोविजंस यदि हम लोग हमारे संसद से पास करवा दिया जाए और राष्ट्रपति का उसके ऊपर जो है वो एसेंट मिल जाए, तो उसको स्टेचुरी ग्रांटिंग जो है वो मिल जाता है। तो पहले एईआरबी एक नॉन स्टेचुरी बॉडी हुआ करती थी, अब इसको एक स्टेचुरी ग्रांट जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। और इसका काम क्या होगा कि दिस विल बी एपेक्स न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी रेगुलेटिंग बॉडी, ठीक है। मतलब भारत में न्यूक्लियर सेफ्टी से रिलेटेड यदि कोई भी सबसे उच्च स्तर का बॉडी होगा, तो वो कौन सा होगा, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होगा, एईआरबी, ठीक है। इसका काम क्या होगा, तो अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेट किया जाएगा, एक एसओपी बनाया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि कैसे कैसे काम करना है। तो ये कौन बनाएगी, तो एईआरबी बनाएगी। ग्रांट सेफ्टी ऑथराइजेशन, उसको कंडक्ट इंस्पेक्शन करना उसका लगातार समय अंतराल पर, ठीक है। इसको इन्फोर्स करना कि सही ढंग से जो है वो कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर इमरजेंसी के ऊपर भारत सरकार को क्या देना, बताइए ना, एडवाइस देना, ये सब काम जो है वो एईआरबी का होगा, ठीक है। यहाँ पर एईआरबी का एक डेप्थ में कंपोजिशन भी जो है वो आप लोगों के लिए दिया गया है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होंगे, सबसे पहले एक चेयरपर्सन होंगे जो न्यूक्लियर फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। एक फुल टाइम मेंबर होंगे, ये न्यूक्लियर फील्ड के एक्सपर्ट हो भी सकते हैं या नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो सकते हैं। 7 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे इसमें, जो कि साइंटिस्ट होंगे, मोस्ट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। इनका टेन्योर जो है वो 3 साल का होगा, और इनको हम लोग और ज्यादा एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस आधार पर करेगी इनका अपॉइंटमेंट, तो एक रिकमेंडेशन कमिटी बनेगी, सीईसी जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रली इंपावर्ड कमिटी, है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये है सीईसी, है ना, सेंट्रली इंपावर्ड कमिटी। सेंट्रली इंपावर्ड कमिटी एक सिलेक्शन कम, है ना, ये जो है वो नोटिस निकालेगी, सर्च नोटिस। और ये इस नोटिस के हिसाब से कुछ नामों को जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, फिर सरकार को उसका रिकमेंडेशन जो है वो भेजा जाएगा। गवर्नमेंट उनमें से कुछ लोगों को क्या करेगी, तो इसमें चेयरपर्सन फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर के रूप में, है ना, नॉमिनेट करेगी, ठीक है। तो ये एईआरबी का आपको कंपोजिशन जो है वो ध्यान रखना है। अब इसके बाद है कि जो शांति एक्ट है, इसके तहत आपके, है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे उसमें इंस्पेक्शन, इन्वेस्टमेंट और इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में जो है वो दिया गया है इसमें। तो काफी डेप्थ में हम लोग इसको जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को एक तरह से हम लोग समझ लेंगे, ताकि शांति से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, ये शांति क्या है, इसमें क्या क्या बेसिक चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, इसके प्रोविजंस बताइए आप, इंस्पेक्शन और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, एईआरबी का क्या रोल होगा, मतलब किसी भी डायमेंशन पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये 10 पेज पढ़ के जो है वो आप, या 12 पेज पढ़ के आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जो है वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सबसे पहला क्या बोलता है कि सेंटर और एईआरबी का क्या रोल होगा इसमें। इनको इंपावर किया गया है, ऊपर ही हम लोग देखे थे कि इंस्पेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सर्च करने के लिए, या नहीं तो सीज करने के लिए, है ना। कब? यदि न्यूक्लियर एंड रेडिएशन रिलेटेड फैसिलिटीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, मटेरियल्स जो है वो निम्न क्वालिटी के पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो ये सब जो है वो कर सकती है। एईआरबी के अंदर ये पावर क्लियरली जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये बाइंडिंग डायरेक्शंस इशू कर सकती है, फैसिलिटीज को सील कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है वहां के एक्टिविटी को, और लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर सकती है। किस चीज को इंश्योर करने के लिए? तो उस एरिया में पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए, और रेगुलेशन कंप्लाइंसेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया कि इंस्पेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट जो है वो कैसे किया जाएगा। अब अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जितना भी प्रोविजंस है वो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या? ये मतलब बनता है इसका कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रहेगी अब? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट अभी भी सुप्रीम है। जो 49% स्टेक होगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटी में, 49% स्टेक जो है वो प्राइवेट फर्म्स के पास होगा, लेकिन अभी भी मेजर स्टेक, दैट इज 51% स्टेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख रखा है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव एन ओवर रीचिंग अथॉरिटी, है ना। किसी भी प्राइवेट एंटिटी के ऊपर इनके पास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगा। किस चीज का अथॉरिटी होगा? तो कभी भी ये न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव ला सकती है, अमेंड कर सकती है उसको, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखने के लिए, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स करने के लिए। साथ ही साथ यदि किसी भी सिचुएशन में सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट को यह लगता है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को तुरंत रद्द करके उसके पूरे ऑपरेशंस का कंट्रोल जो है वो एक्वायर कर सकती है। तो न्यूक्लियर मटेरियल का और इंस्टॉलेशन का कंट्रोल एक्वायर कर सकती है। उसके ऊपर कुछ जो है वो सैंक्शंस टैरिफ के रूप में इंपोज कर सकती है, पेटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है बाहर शेयर करने से, है ना। जो एग्जेम्पशन मिला था उसको खत्म कर सकती है, या नहीं तो कुछ बाइंडिंग डायरेक्टिव्स जो है वो इशू कर सकती है। अब आप ये बताइए कि इतना डिटेल में इन सबको लिखने की क्या आवश्यकता है? लिखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी हम लोग आईटी कंपनीज हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, या हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास ट्विटर है जिसको आप लोग एक्स बोलते हैं, जैसे मेटा है जिसमें फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है। तो भारत सरकार जो है वो टाइम टू टाइम आईटी रूल्स पे अमेंडमेंट करते रहती है, और ये लोग जो है वो मानने से मना कर देते हैं, बोलते हैं हम नहीं मानते। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आईटी रूल्स अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया था। तो उसमें यह बोला गया कि 3 अधिकारी जो है वो आपको मैंडेटरली जो है वो रखना है अपने यहाँ, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर, और एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं ये हम नहीं रखेंगे। भारत सरकार ने ये बोला था कि ये तीनों जो है वो भारतीय होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज तुम बिठा दो, पता चले कि कुछ इशू हो गया, वो भारत छोड़ के भाग गया, चला गया अपने देश में। तो स्टार्टिंग में बहुत टसल हुआ सरकार और इन सारे पार्टीज के बीच में, लेकिन बाद में जाकर इन लोगों ने माना कि ये, क्योंकि भारत में बहुत सारे यूजर्स हैं ट्विटर के, मेटा के, और भारत सरकार ने ये बोला कि यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपके एक्टिविटीज को यहाँ सस्पेंड कर देंगे। इन लोगों को हम लोग इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं, यदि आप लोगों को पता होगा तो इंटरमीडिएटरीज को सरकार ने एक ओपन नोटिस दे दिया। तो फ्यूचर में कुछ इस प्रकार का सिचुएशन ना एराइज हो, इसीलिए ये सारे प्रोविजंस अभी ही शांति बिल में जो है वो एक तरह से ऐड कर दिए गए, ताकि बाद में जाकर कोई प्राइवेट इंटिटी हमारे कंपनी, हमारे कंट्री में आए और यहां पर ऑपरेशन स्टार्ट करे, और फिर भारत सरकार बाद में ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद यदि कुछ इसमें इंप्लीमेंटेशन करे, और वो प्राइवेट इंटिटीज बोलना बोलना स्टार्ट कर दें कि नहीं हम तो इसको जी मानवे नहीं करते, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें सब कुछ जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या जो है वो भारत सरकार के कंट्रोल में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मे एज्यूम फुल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज ड्यूरिंग पब्लिक और नेशनल इमरजेंसीज, ठीक है। मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसीज जैसा सिचुएशन आ गया, तो उस सिचुएशन, सपोज कीजिए कि वॉर स्टार्ट हो गया, है ना, इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो गया फिर से। तो उस समय क्या हो सकता है कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो एक तरह से क्लासिफाइड प्लेस है, और उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि यदि प्राइवेट कंट्रोल है उसके ऊपर, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है या फिर जिसके साथ में हम लोग वॉर वेज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकती है वो हमारे ऊपर जो है वो एज बनाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यदि कोई भी नेशनल इमरजेंसी या पब्लिक इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा, तो जो तुम्हारा 49% का स्टेक है वो हमारे 100% कंट्रोल में आ जाएगा। 51% तो ऑलरेडी मेरे पास है,
अब हमारे पास 100% तुम्हारा जो है वो स्टेक हो जाएगा, इकोनॉमिकली नहीं लेकिन कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए सारा कंट्रोल जो है वो किसके पास होगा, तो हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविजन जो है वो इसमें किया गया है। उसके बाद इसमें क्या है कि रिव्यू एप्लीकेशन एंड अपील के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है। एस्टैब्लिशेस एटॉमिक एनर्जी रीएड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल। अब देखिए, हम लोग बताए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे आईटी एक्ट में है ना, आईटी एक्ट अमेंडमेंट रूल्स में हम बताया कि आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर बोला गया था कि इसको आप जो है वो नियुक्त कीजिए। बाद में जो है वो लोग मानने से मना करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले ही भारत सरकार जो है वो क्या कर दी है, बोली है कि एक रिव्यू एप्लीकेशन और अपील मैकेनिज्म रहेगा, जिसमें एईआरबी जो है वो ग्रीवांस को रीएड्रेसल करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो क्या करेगी, बनाएगी। किस चीज के लिए, तो टू रिव्यू एंड सेटल द डिस्प्यूट्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द एईआरबी। अब मान लीजिए कि कोई यदि इंटिटी है, प्राइवेट इंटिटी, यदि वो किसी चीज से परेशान है, गवर्नमेंट के किसी है ना ऑर्डर से वो खुश नहीं है, या वो बीच का रास्ता चाहती है, आर्बिट्रेशन करना चाहती है, तो इस आर्बिट्रेशन के लिए कोई एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए। तो उस मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रीएड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है, क्लियर है। तो यह है रिव्यू एप्लीकेशन एंड अपील मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 39 ऑफ दिस एक्ट, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए, हमारे पास एक सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम क्या बोलता है कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रकार का, या पीएसयू से किसी भी प्रकार का हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं, बशर्ते वो इंफॉर्मेशन किसी भी एक व्यक्ति के सर्विस कंडीशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप आरटीआई ये नहीं लगा सकते हैं कि सुप्रभात सर का प्रमोशन जो है वो कब होगा, या वो कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन डिनाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप आरटीआई ये नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी यदि सीक्रेट यदि ऑपरेशन हुआ है या सीक्रेट कुछ काम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो आप चाहेंगे कि ये इसको डिक्लासिफाई करके मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, तो वो नहीं लगेगा। तो सेम रिस्ट्रिक्शन जो है इस शांति एक्ट में भी रखा गया है, ठीक है। ये शांति एक्ट में ये बोला गया है सेक्शन 39 के तहत कि इसको ऑलरेडी आरटीआई से हम लोग बाहर रखेंगे, कि कोई भी व्यक्ति इसको पीजी पोर्टल, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर जाकर या फिर आरटीआई पोर्टल पर जाकर इसमें आरटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। तो नो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि न्यूक्लियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरिंग न्यूक्लियर मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, क्या फैसिलिटीज है, क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या रिसर्च और रेगुलेटरी सबमिशन है, इन सब से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, डिस्क्लोज और पब्लिश्ड विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। और आप इंफॉर्मेशन तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं, जो प्राइवेट इंटिटी के पास 49% का स्टेक है, वो भी बिना सरकार के अप्रूवल के इस इंफॉर्मेशन को ना ऑब्टेन कर सकती है, यदि है तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती है या पब्लिश नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो देखा बेसिक रूल्स या बेसिक क्लॉज जो इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, वो है कंपेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। मान लीजिए कि कभी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन करते करते यदि डैमेज हो जाता है, रिसाव हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर रेडिएशन के चपेट में आकर कुछ लोग जो है वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो फिर कंपेंसेशन कैसे होगा। तो कंपेंसेशन करने के लिए इसमें इनेबल्स हम लोग देखे हैं कि नो फॉल्ट कंपेंसेशन है फॉर न्यूक्लियर डैमेज। नो फॉल्ट कंपेंसेशन मतलब क्या हो गया कि वो डोंट नीड टू प्रूव, है ना, बाय एनी मींस, आइदर बाय फॉरेंसिक और एनी रिसर्च टीम, कि न्यूक्लियर डैमेज हुआ है। यदि हुआ है तो ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और तब जाके कंपेंसेशन मिलेगा। नो फॉल्ट कंपेंसेशन मींस डायरेक्ट कंपेंसेशन आपको मिलना ही मिलना है। तो नो फॉल्ट कंपेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज किस किस क्षेत्र में ये लागू होगा, तो भारत के टेरिटरी में तो लागू ही होगा। दूसरा क्या है कि हमारे बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत के समंदर वाले इलाके में जो है वो है ना स्थित हैं, ठीक है, जैसे तमिलनाडु में है ना। तो इन समंदर वाले इलाके में यदि मेरी टाइम जोन में भी यदि कोई न्यूक्लियर डैमेज होता है, तो उससे रिलेटेड भी कंपेंसेशन इनको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि नॉट ओनली द लॉस ऑफ लाइफ्स बट ऑल्सो द लॉस ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यदि होता है, तो फिर भी न्यूक्लियर डैमेज के एम्बिट में ये पार्टीज जो है वो आएंगे। और कुछ सर्टेन फॉरेन टेरिटरीज, अब सपोज कीजिए कि हमारे न्यूक्लियर डैमेज की वजह से बांग्लादेश को जो है वो इशू हो गया, रिसाव की वजह से नेपाल को हो गया, है ना। तो उन सर्टेन फॉरेन टेरिटरीज में भी यदि इशू हुआ है तो भी न्यूक्लियर डैमेज के तहत जो है वो हमें कंपेंसेशन मिलना ही मिलना है, ठीक है।
अब ये क्लेम्स कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो डिसाइडेड बाय क्लेम कमिश्नर, एक क्लेम कमिश्नर का पोस्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा, और या नहीं तो न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमिश्नर जो है वो बनाया जाएगा। ये न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कैसे होगा, तो इसमें, या क्लेम डिपार्टमेंट कैसे होगा ये, तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन सर्विंग या रिटायर्ड जो है वो हाई कोर्ट के एक जज होंगे, और इनको रीअपॉइंट किया जा सकेगा सिर्फ और सिर्फ एक बार। इनका टेन्योर 3 साल का होगा या 67 ईयर्स का होगा, विच एवर इज मैक्सिमम, जो चेयरपर्सन होंगे इस न्यूक्लियर डैमेज क्लेम डिपार्टमेंट के। और इसमें 6 मेंबर होंगे, इनको हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्लेम करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट का प्रोविजन रखा गया है, न्यूक्लियर डैमेज क्लेम, है ना, डिपार्टमेंट। उसमें चेयरपर्सन और उसके साथ कौन होंगे, तो 6 मेंबर्स होंगे। इनका कंपोजिशन भी जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, है ना, जिसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोविजन में डिस्कस किया गया है, इसके सारे शांति के प्रोविजंस में, वो है कि इसमें ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या होगी। तो ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज होगी ग्रेडेड मॉनिटरिंग पेनल्टीज फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, फॉर रेगुलेटरी फॉर्म्स लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोग इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ, है ना, पेनल्टीज। उस सर्टेन लेवल ऑफ पेनल्टीज के तहत जो है वो रेगुलेटरी फॉर्म्स डिसाइड करेंगी कि कितना पेनल्टी जो है वो लगाया जाएगा। यहां पर एक दिया हुआ है कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, है ना, ये जो है वो पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी। तो ये सारे जो है वो आपके अभी तक हम लोगों ने क्या देखे, तो बेसिक प्रोविजंस देखे शांति में, कौन कौन से बेसिक प्रोविजंस है, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर कि इसमें जो है वो लाइसेंसिंग कैसे होगा, है ना, लाइसेंसिंग, ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन आप देखें, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग देखें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडिएशन फैसिलिटीज कौन मॉनिटर करेगी, माइनिंग किसके हाथ में होगा, क्या भारत सरकार करेगी या प्राइवेट एंटिटी करेगी, रिसर्च एंड इनोवेशन कैसे होगा, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज किसके ऊपर फिक्स किया जाएगा, एईआरबी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए, उसका कंपोजिशन डिस्कस किए, कौन इंस्पेक्शन इन्वेस्टमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स इसमें क्या सब होंगे, तो 49% और 51% वाला कॉन्सेप्ट देखें। कैसे एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू होगा, है ना, कौन से इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, कौन से नहीं दिए जाएंगे, और फाइनली हम लोग देखें कि कैसे कॉम्पेंसेशन जो है वो मिलेगा, और ऑफेंस और पेनल्टीज कैसे लगाए जाएंगे। अब हमारे लिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट टू अस, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये इंडिया के न्यूक्लियर गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने का जो है वो क्या है, तो एक तरह से कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अभी हमारे पास जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है वो बहुत पुराना है, 1962 का है, और सिंस 1962 बहुत सारे ग्लोबल चेंजेस हो चुके हैं। उस समय हम लोग जो है वो न्यूक्लियर पावर फील्ड में सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मॉल लेवल पर काम कर रहे थे। नाउ वी नीड टू ऑग्यूमेंट दैट कैपेसिटी टू अचीव द गोल ऑफ 100 गीगावाट बाय 2047 एंड नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, 2070 तक। तो इसीलिए हमें एक नए कानून की आवश्यकता थी, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए। तो इसलिए पहले सिग्निफिकेंस तो इसका यही हो जाता है कि ये एई एक्ट 1962 और सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज डैमेज एक्ट जो है वो, है ना, सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 जो है उसको, ये दोनों ने क्या किया है, तो इसको सब एज्यूम कर दिया है, एक तरह से मर्ज कर दिया है। दूसरा ये क्या करेगा, इनेबल लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल एसेंशियल फॉर इंडिया नेट जीरो कमिटमेंट, जो ऊपर देखे थे हम लोग, एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिलायबल बेस लोड पावर। नेक्स्ट क्या है कि फैसिलिटेट्स रेगुलेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो अभी तक नहीं चल रहा था, ज्वाइंट वेंचरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, पीपीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसको ये क्या करेगा, तो रेगुलेट करेगा, है ना, प्रमोट करेगा, और वो भी कैसे, तो रेगुलेटेड वे में। हेल्प मोबिलाइज कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर एडवांस रिएक्टर्स, जो अभी हम लोग आईआर का एंगल इसमें देखें कि जैसे यूएसए इसमें हैंड होल्डिंग कर सकता है भारत का, कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, इनोवेशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर एडवांस रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए या थोरियम बेस्ड रिएक्टर के लिए, थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार पूरे विश्व में किसके पास है, आपको पता ही है, तो भारत के पास है। तो हम लोग थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो यूज करना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, 3 स्टेज होता है उसमें, पढ़े होंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, तो प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी ऑन लाइबिलिटी एंड कंपेंसेशन। पहले लाइबिलिटी और कंपेंसेशन रूल्स जो है वो काफी वेग थे, क्लैरिटी नहीं थी उसमें, तो उसके लीगैलिटीज को जो है वो क्लियरली डेमार्केट कर दिया कि बाद में जाकर जो है वो पब्लिक प्राइवेट इंटिटीज के बीच में कोई झगड़ा ना हो, और यदि कंपेंसेशन देना हो तो क्लियर कट प्रोविजन हो। नेक्स्ट इनहेंसेस नेशनल सिक्योरिटी, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है,
यदि कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, प्रोसेस करना है, पब्लिश करना है, तो फिर भी यूनियन गवर्नमेंट का क्या करना पड़ेगा, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। इमरजेंसी समय में जो है वो 100% कंट्रोल जो है वो किसके पास आ जाएगी, तो बताइए भारत सरकार के पास आ जाएगी। थ्रू नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम हम लोग देखें कि हमें ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि भाई जो है न्यूक्लियर हिसाब से लोग जो है वो ग्रसित हुए हैं, और टाइम बाउंड एडजुडिकेशन जो है वो इसमें किया जाएगा। पहले कोई टाइम लिमिट जो है वो फिक्स नहीं किया गया था, ये हम आप लोग को बताएं। अब इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं। क्या कंसर्न है? सबसे पहले है कि डाइल्यूशन ऑफ सप्लायर लाइबिलिटीज। देखिए, जो स्टैच्यूरी सप्लायर लाइबिलिटी जो सिविल न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के तहत था, उसको एक तरह से ईज आउट कर दिया गया है। ठीक है, ईज आउट कर दिया गया है, क्योंकि पहले सारा कंट्रोल जो है वो किसके पास था, तो पब्लिक एंटिटी के पास था, और प्राइवेट रोल इसमें बहुत ही कम था। लेकिन प्राइवेट रोल सिर्फ कहाँ आती थी, तो वो आती थी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस में यदि कुछ भी इशू होता था, तो मान लिया जाता था कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी जो इशू है वो उसी जो है वो प्राइवेट एंटिटी के ऊपर थोप दिया जाता था। तो अब प्राइवेट एंटिटीज इसके वजह से और जो है वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी कुछ इशू हुआ, मेंटेनेंस मतलब समझिए कि यदि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में यदि कोई पार्ट ठीक से काम नहीं किया, और उस काम नहीं करने के वजह से यदि छोटा मोटा भी यदि कुछ इशू हुआ है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने वाले अथॉरिटी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने वाला अथॉरिटी कौन थी, तो पब्लिक इंटिटी थी, तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने वाले अथॉरिटी के ऊपर कोई जो है वो गाज नहीं गिरता, और जो उस पार्ट को मैन्युफैक्चर की थी प्राइवेट एंटिटी, उसको जो है वो लपेट लिया जाता था। तो अब क्या किया गया है, उसको ईज आउट कर दिया गया है, ताकि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। लेकिन इसका एक तरह से कंसर्न ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको रिमूव करने से जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो वीकनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकता है। रिवाइविंग फियर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा जो है वो प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। जैसे हम लोग देखे थे कि कैसे 1985 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, और उससे है ना यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से जो है वो जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, और बहुत सारे लोग जो है उसकी चपेट में आकर अपना जान खो दिए थे, है ना। तो इस प्रकार से इस सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के प्रोविजंस को यदि हम लोग रैशनलाइज कर दें या ईज आउट कर दें, तो ये कुछ जो है वो कंसर्न्स देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा क्या है, एडिक्वेट लाइबिलिटी कैप। अब देखिए, इन एडिक्वेट लाइबिलिटी कैप, पहले अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि ये 1500 करोड़ रुपया था, अब इसको बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ रुपया किया गया है ऑपरेटर्स लाइबिलिटी कैप। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये 3000 करोड़ रुपया वेरी लेस, बहुत कम है आज के न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफ को देखते हुए। क्योंकि हम आपको बताए अभी कुछ देर पहले, आवाज क्लियर है ना मेरा? ऐसा तो नहीं है कि हम मोनोलॉग चल रहा है? यस सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो ऐसा, तो अभी हम आपको बताएं कि जो हिरोशिमा पर या नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, वो लगभग 14 टीएनटी का था सिर्फ, है ना, 14 ट्राई नाइट्रोटोलिन के इक्विवेलेंट था, और मास डिस्ट्रक्शन हुआ उससे। और आज जो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज करते हैं वो लगभग 200 टीएनटी के एक्सप्लोजन के बराबर है। तो यदि उस समय 14 टीएनटी इतना ज्यादा विस्फोट कर सकता था, और उस समय जो डैमेज हुआ उस समय के लिए भी यदि 3000 करोड़ रुपया देखें तो कम थी, तो आज के समय में 200 टीएनटी के लिए, 200 टीएनटी के इक्विवेलेंट यदि डैमेज होता है, तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है। तो लोग या एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि यदि 1500 करोड़ रुपया से इसको रिवाइव करके यदि बढ़ाना ही था, तो इसको कम से कम जो है वो, है ना, 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास होना चाहिए था। 3000 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से ऑपरेटर्स लाइबिलिटी कैप जो है वो बहुत कम रखा गया है, इनसफिशियंट कंपेयर टू द ग्लोबल न्यूक्लियर डिजास्टर्स। जैसे ग्लोबल न्यूक्लियर डिजास्टर्स का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, बहुत अच्छा है ये पॉइंट, इसको याद रख सकते हैं कि जैसे फुकुशिमा जो क्लीन अप कॉस्ट था, फुकुशिमा संयंत्र था कहां पर, जापान में, और जापान में वो भूकंप आई थी 2011-12 में, और उसके बाद जो है वो उसमें रिसाव स्टार्ट हुआ, और उसको क्लीन करने मात्र में जो है वो लगभग 180 बिलियन डॉलर का खर्च आ गया, है ना। तो 3000 करोड़ रुपया यदि एक सिर्फ फुकुशिमा को साफ करने में यदि इतना पैसा जो है वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ा, तो 3000 करोड़ रुपया उसके सामने में कुछ भी नहीं। सिमिलरली जैसे चेरनोबिल जो है वो इंसिडेंट हुआ था, बहुत फेमस इंसिडेंट है चेरनोबिल, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एसेस किया है ना कुछ एजेंसीज ने, तो ये मान के चलते हैं वो कि 700 बिलियन डॉलर्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट हुए थे। तो इसीलिए इनएडिक्वेट लाइबिलिटी कैप एक मेजर कंसर्न जो है वो इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कॉस्ट टू पब्लिक एक्सचेकर।
अब 3,000 करोड़ रुपया देकर तो जो प्राइवेट एंटिटी है वो निकल लेगी वहां से, लेकिन जो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका एक्सचेकर पे, हमारे सरकारी एक्सचेकर पे लॉस होगा, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा, जो हेल्थ कॉस्ट आएगा, वो कौन भरेगी? तो वो हमारा गवर्नमेंट भरेगी। तो ये भी जो है वो इनएडिक्वेट लाइबिलिटी कैप के तहत जो है वो एक ट्रबलसम जो है वो पॉइंट है इस एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिस्क ऑफ प्राइवेटाइजेशन विदाउट एडिक्वेट सेफ गार्ड्स। दो बहुत सारे सेफ गार्ड्स इसमें इंश्योर किए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स को के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। जैसे कि प्राइवेट एंट्री इनटू अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अब जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट हो गया या डैम हो गया, ये सब क्या है? एक तरह से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो इस तरह के हाई रिस्क स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में यदि एंट्री मिलता है प्राइवेट एंट्री को, तो कंसर्न हो सकता है कॉस्ट कटिंग के ऊपर, कि यदि वो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे तो उसमें जो कंपोनेंट्स वो लगाएंगे हो सकता है वो चीप क्वालिटीज के हों, है ना, और उससे जो है वो क्या हो जाए, तो बाद में रिसाव हो जाए। तो कॉस्ट कटिंग का जो है वो एक इसमें एंगल आ सकता है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बिल्डिंग के ऊपर काम करती है। दूसरा, सेफ्टी डाइल्यूशन हो सकता है कि इंस्पेक्शन का इसमें प्रोविजन तो है, लेकिन इंस्पेक्शन यदि टाइमली नहीं हुआ, तो वो इंस्पेक्शन नहीं होने की वजह से जो सेफ्टी नेट्स है वो डाइल्यूट हो जाए। कंट्रोल जो है वो सरकार अपने हिसाब से ना कर पाए, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें लूप होल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज वीक रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, है ना, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस जो है वो कम देखने को मिलता है डिस्पाइट स्टेचुरी स्टेटस टू एईआरबी। अभी हम लोग देखें कि एटॉमिक, है ना, जो रेगुलेटरी बोर्ड है, एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसको हम लोगों ने अभी स्टेचुरी स्टेटस दे दिया है, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट रिमेन्स एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड। जो सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, उसी की एक सेंट्रली इंपावर्ड कमिटी जो है वो इसको क्या करेगी, तो अपॉइंट करेगी। तो इसमें एक तरह से जो है वो गवर्नमेंट का फेवरिज्म जो है वो देख सकता है, और उस फेवरिज्म के वजह से किसी एक प्राइवेट इंटिटी को जो है वो बेनिफिट मिल सकता है, भले वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, है ना। तो ये रिमेन वो ये इसमें देख सकता है, रेजिंग कंसर्न्स ओवर रेगुलेटरी ऑटोनॉमी, क्रेडिबिलिटी या पब्लिक ट्रस्ट को ये डिमिनिश कर सकता है। ये सब कीवर्ड है, इसको आपको यूज करना है अपने आंसर में। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव ओवर रीच। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो वाइड पावर्स दिए गए हैं सेंटर को, है ना, जैसे वो सेंटर जो है वो फैसिलिटीज में कुछ एग्जाम्शन दे सकती है ना, वो एसेट्स को एक्वायर कर सकती है ना, लाइबिलिटीज को जो है वो एज्यूम कर सकती है। इन सब के वजह से एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इसमें, तो ये भी एक कंसर्न है। नेक्स्ट इज लिमिटेड विक्टिम सेंट्रिक फोकस, एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी पब्लिक हियरिंग, है ना। आप देखिए कि इसमें कोई पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को एसेस करने के लिए किसी बॉडी का जो है वो बॉडी नहीं बनाया गया, सिर्फ एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी एसेस करने के लिए एक बॉडी है ना, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा उसके लिए कोई बॉडी नहीं बनाया गया है। कोई कम्युनिटी कंसेंट नहीं लिया गया है इस बिल को पास करने से पहले, इसीलिए मास प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिला था बहुत सारी जगहों पर, जहां पर लोग जो है वो रेडियो एक्टिव, है ना, पॉल्यूटेंट्स के लिए काफी खतरा उनके लिए हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो क्या कर रहे थे, तो रोड पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सारे स्टेक होल्डर से, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनसे जो है वो प्रीवियस कंसेंट नहीं लिया गया है, वो भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है, जो इसका लिमिटेशन है। इंश्योरेंस एग्जम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट प्लांट्स, ठीक है, इंश्योरेंस का चर्चा जो है वो इसमें कहीं नहीं किया गया है। एंड द लास्ट इज ओवर राइडिंग द आरटीआई एक्ट। इसका इस्तेमाल जो प्राइवेट फॉर्म है वो अपने बेनिफिट के लिए कर सकती है, क्योंकि उनको पता है मुझे, मैं कुछ भी करूं, कोई भी कंपोनेंट लगाऊं, लो स्टैंडर्ड का कंपोनेंट क्यों ना लगा दूं, ये आरटीआई एक्ट के बाहर है, मेरे से कोई पूछ नहीं सकता है कि कौन सा कंपोनेंट तुम लगाए हो। और जो इंस्पेक्शन टीम आएगी, यदि वो इंस्पेक्शन टीम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तब तो फिर, है ना, गई भैंस पानी में। ठीक है, तो ये आरटीआई एक्ट से एक तरह से क्या हो गया, तो ये ओवरराइड करता है इसको। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो आपके क्या है, तो लिमिटेशंस हैं। इसमें से आप 4-5 लिमिटेशन भी यदि अच्छे से याद कर लें और उनको रिप्रेजेंट कर दें कुछ डेटा फैक्ट्स, जैसे चेरनोबिल, फुकुशिमा, इन सब का यूज करते हुए, तो ये बहुत ही अच्छा आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या सब हो सकता है, तो सबसे पहला है कि इंट्रोड्यूस क्लियर सेफ गार्ड फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए क्लियर सेफ गार्ड जो है वो हमें दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंश्योर इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन बाय स्ट्रेंथनिंग एईआरबी ऑटोनॉमी। एईआरबी के और ज्यादा ऑटोनॉमी इसको हमें प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ताकि ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से क्या हो सके, फ्री हो सके एक तरह से। रिवाइज लाइबिलिटी कैप्स एंड इंश्योरेंस कवरेज, है ना, ठीक है, जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको रिवाइज करना है, और लाइबिलिटी कैप जो हम लोग देखें कि सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया है, उसको एक तरह से रिवाइज करने की आवश्यकता है। इनहेंस विक्टिम सेंट्रिक मैकेनिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेते हुए, यदि कभी भी कोई भी न्यूक्लियर लाइबिलिटी होती या डैमेज होता है, तो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच और ज्यादा इसमें लाने की आवश्यकता है।
तो ये सब वे फॉरवर्ड में जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरह से शांति बिल में हम लोग देखें कि शांति बिल क्या है, उसके प्रोविजंस क्या सब हैं, और इसका जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो इतना सारा पॉइंट यदि आप याद रखते हैं शांति बिल के केस में, और इसको यदि आप इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने आंसर्स में, तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं है। तो ये शांति बिल का प्रोविजंस जो है वो एक तरह से हमारे लिए समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वो है हमारा दूसरा टॉपिक, जो आज का दूसरा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारा है वीवी जी राम जी। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।